तो इस गवर्नमेंट के समय पर विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि शायद इतनी भ्रष्ट सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी नहीं चली। एक रूप से बहुत ही बदहाल सरकार उनको मिली। लेकिन आज मैं अनेकों दफ्तर आपको गिना सकता हूँ, अनेकों ऐसे संस्थान गिना सकता हूँ जो कांग्रेस के समय पर खोले गए हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। लोगों के बच्चों ने बच्चियों ने डिग्रियां हासिल की हुई है, इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्चा, अपनी लियाकत को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इंटेलिजेंटली उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, मेहनत की। लेकिन आज उनको ट्रेनिंग रखा जा रहा है 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में। इसका मतलब है कि आपने लोगों की जन भावनाओं को शोषण किया और शोषण करते हुए आपने सत्ता प्राप्त की। सत्ता प्राप्त करके आज आप आनंद ले रहे हो, आपकी मित्र मंडली पूरी आनंद ले रही है। 4 साल सरकार को ऑलमोस्ट होते नजर आ रहे हैं। अब आप कैसे इन परिस्थितियों को देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी आगे इस विषय में क्या कुछ करेगी? हम 0.1% से हारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति की हलचल कहीं ना कहीं धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। जनता के मुद्दे, संगठन की क्या रणनीति, इन सभी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सत्यपाल जी मौजूद हैं। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, अगर 2027 विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेके इस बार रण में उतरती नजर आएगी? क्योंकि कई बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आती है कि कांग्रेस के कामकाज को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे? इसमें 2-3 चीजें हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मुद्दों की बात चुनावों के अंदर क्या होगी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रहता है, काम करना, विकास करना, ईमानदारी से गवर्नमेंट चलाना, वो सारे मुद्दे तो होंगे ही। जब भी हम लोगों ने हिमाचल में गवर्नमेंट्स चलाई, वो चाहे शांता जी से लेकर धूमल जी तक और अभी जयराम ठाकुर जी तक, जो भी हमारी गवर्नमेंट्स 5 बार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, तो उस समय विकास भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ और विकास के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार भी दिया गया। रोजगार के साथ साथ हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के समय पर फैला हुआ भ्रष्टाचार होता उसको भी रोका। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो इस गवर्नमेंट के समय पर विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रदेश की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे तो कोई भी बजट, कोई भी पैसा प्रदेश की ओर से नहीं लग रहा है। जितना भी पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आ रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट के काम चले हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स का मामला है या कोई अन्य मामले हैं, तो सारे के सारा पैसा केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस सरकार ने विकास ना करके लेकिन दूसरी तरफ कर्जे का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया इस प्रदेश के अंदर। लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज इनका हो गया। अब जनता को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय लगभग 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया था, जिसमें से पुराने कर्ज भी उतारे गए, ब्याज भी दिया गया। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट 3.5 वर्षों में ही 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा ले चुकी है। तो पैसा कहाँ जा रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार चल ही नहीं रहा है। रोजगार की दृष्टि से कोई पोस्टें निकल ही नहीं रही हैं। अगर निकलती हैं तो बहुत कम निकलती हैं और उनको भरने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तो उसके नाते 3.5 वर्षों के अंदर जहाँ बेरोजगार लोग भी परेशान हैं, विकास की गति रुकी पड़ी है। और अगर भ्रष्टाचार की हम लोग बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकारों को बड़े अंदर से जानते हैं, वो चाहे प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हों या अन्य समाज के कोई भी लोग हों, वो लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि शायद इतनी भ्रष्ट सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी नहीं चली जितनी ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है। अनेकों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको चिन्हित करके कांग्रेस के लोग स्वयं बोलते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती ने बोला है कि महीने के 5 टैक्सी जाते हैं, कुछ दिल्ली दे दिए जाते हैं, कुछ मुख्यमंत्री के कार्यालय में रहते हैं। तो वो तो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 3 बार चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे हैं और उनके पिताजी वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर मंत्री भी हैं। तो उसके कारण अगर हम लोग देखेंगे तो कांग्रेस के लोग इन लोगों से परेशान हैं। और जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का तो भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने अपने मुद्दों को लेकर के जाएगी कि जब जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट थी
धूमल जी, शांता जी की जब जो गवर्नमेंट्स रही, तो हम लोगों ने विकास की दृष्टि से क्या क्या हिमाचल प्रदेश को दिशा दी। कर्जे को कम से कम हम लोगों ने लेकर के अच्छे से अच्छा एक मॉडल हिमाचल में प्रस्तुत किया। लेकिन वर्तमान सुक्खू जी की गवर्नमेंट कर्जे के दबाव में भी प्रदेश को दबा रही है, बेरोजगारी भी फैला रही है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर और विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ। सर, कर्जे की आपने बात की, तो कर्जा तो जयराम जी की सरकार में भी लिया गया था, वीरभद्र जी की सरकार में भी लिया गया था और इस सरकार में भी लिया गया, हालांकि इस सरकार में कुछ ज्यादा लिया गया। तो अगर हम 2027 की बात करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा, तो कुछ रोड मैप बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इसको किस तरीके से डील करेगी, क्योंकि अफेक्ट होगी तो हिमाचल की जनता इस कर्जे से अफेक्ट होगी। तो कुछ रोड मैप तैयार हो 2027 का, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि विधानसभा चुनाव सर पर होगा। नहीं, इसमें जहाँ तक आप रोड मैप की बात करेंगे तो अभी चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स के अंदर वो चाहे प्रदेश स्तर की हमारी कार्य समिति की मीटिंग्स हों, चाहे अभी कोर कमेटी हमारी शिमला के अंदर हुई है, हर 1.5-2 महीने बाद कोर कमेटी होती है, तो उसके बीच में जो सारे मुद्दे आते हैं, तो उन मुद्दों के अंदर हमारा यही मानना है कि अगर हम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर काबू पा लेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जनता है बहुत ईमानदार है, जो लोग हैं वो बड़े मेहनती हैं, मेहनतकश लोग हैं और बहुत राष्ट्रभक्त लोग हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, शायद भगवान की नज़र न लगे तो हिमाचल प्रदेश एक हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जो हर दृष्टि से, जिसको नेचर ने भी बहुत कुछ दिया और यहाँ की जनता ने भी बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत से मान सम्मान हासिल किए हैं, वो चाहे मिलिट्री की बात हो, चाहे ईमानदारी की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जिसको हम लोग कह सकते हैं उस लेवल का भाई भतीजावाद नहीं होता, उस लेवल का कोई जिसको हम सांप्रदायिकवाद, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, भाईचारा है पूरा। तो हम लोग पूरे इस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो हमारा पूर्वजों ने हमारे विरासत दी है कि ईमानदारी से सत्ता को चलाएं और हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास को आगे बढ़ाएं और रोजगार लोगों को दें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सर, सुक्खू सरकार कहती है या कहें वर्तमान सरकार कहती है कि आर्थिक रूप से बदहाल सरकार उनको मिली थी जब वो शासन के लिए आए थे। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को कह के वादों को ना पूरा करना एक डाइवर्जन है, या फिर वाकई में आर्थिक रूप से बहुत ही बदहाल सरकार उनको मिली? नहीं, वो तो ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के समय पर, पिछली गवर्नमेंट के समय पर, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार कर्ज लिया गया। मैं तो आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि लगभग 28,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी के टाइम पर हुआ, सुक्खू जी के टाइम पर 45,000 करोड़ के लगभग पहुँच चुका है। और जब ये जाएंगे तो मुझे लगता है कि कर्जा हमारा कोई 1.25 करोड़, लगभग 125 करोड़ के लगभग हमारा पहुँच जाएगा। और उसके बाद 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.25 लाख करोड़ के लगभग पहुँच जाएगा, जो कि 1 लाख करोड़ तो पार कर चुका है हिमाचल प्रदेश का जो कर्जा है। तो उस दृष्टि, लेकिन मेरा ये कहना है कि कर्ज भी आप ले रहे हैं लेकिन विकास भी आपने ठप किया हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। तो अब भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोकते हैं? जो मित्रों की मंडली है, जो मित्र मंडली लोग हैं, वो चाहे स्टेट के अंदर कहीं भी बैठे हैं, वो चाहे छोटे पद के ऊपर हैं चाहे बड़े पद के ऊपर हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार इस लेवल पर चला हुआ है कि लोग भी हैरानी महसूस करते हैं कि ये चला हुआ क्या है। यानी एक तरह का दलालीपन का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है और शरेआम लोग लेन देन की बातचीत करते हैं और जो काम ठेकेदारी से लाख रुपए में हो सकता है वो 1.5-2 लाख में जा रहा है और उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो फिर भी उसकी ठीक नहीं है। तो आप वर्तमान सरकार के कामकाज को देखेंगे तो यानी क्वालिटी में भी कमी आई है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इतनी बड़ी है इनके टाइम पर, ड्यू टू भ्रष्टाचार, ड्यू टू करप्शन, के 10 लाख का काम 15-18 लाख रुपए में हो रहा है और उसकी पेमेंट्स दी जा रही हैं। तो विरोधियों को बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, वो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। ऐसे अनेकों भ्रष्टाचार के उदाहरण, वो चाहे चेस्टर हिल का मामला आपने विधानसभा के अंदर सुना होगा, चाहे ऊना के अंदर ही जहाँ आप लोग आए हुए हैं, भिक्खू बिल्ला के अंदर आप अभी विजिट करने का टाइम होगा या नहीं होगा, आप लोग आने वाले टाइम में जरूर उसको विजिट करें। लगभग 225 करोड़ रुपए से 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया है इन्होंने, जो सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट है। और उसी समय गुजरात के अंदर प्रोजेक्ट लगा वो 120 करोड़ रुपए का लगा, सेम जिसको आप लोग कह सकते हैं एरिया, उसी तरह से वहाँ पर खर्चा, लेकिन 80-90 करोड़ रुपया वहाँ पर ज़्यादा लग गया और बीच में पानी में वो डूब गया पिछली बार।
आज वहाँ 32 मेगावाट होती है, कितनी मेगावाट होती है वो गवर्नमेंट बता सकती है। उसकी कैपेसिटी भी कम होगी, भ्रष्टाचार भी वहाँ पर हो गया और एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी से जान भी गंवानी पड़ी नेकी जी को। तो इस तरह के भ्रष्टाचार चले हुए हैं और दूसरी तरफ रोना रोएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ऐशोआराम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, हर आदमी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चोर बाजारी मची हुई है। चीफ सेक्रेटरी एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी वर्तमान चीफ सेक्रेटरियों को बोलते हैं, वर्तमान चीफ सेक्रेटरी किसी और आदमी के बारे में बोलते हैं, लेकिन डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। तो पहली बार हिमाचल प्रदेश जो नज़ारा देख रहा है कि आईएएस लेवल के ऑफिसर एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लगा रहे हैं, जगह जगह पर लगाए गए, समय समय के ऊपर लगाए गए और विधानसभा के कैंपस के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सज हुई है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार के उदाहरण क्या हो सकते हैं कि उनके अपने पूर्व विधायक, पूर्व सीपीएस और उनके अपने ही वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर के अधिकारी या रिटायर्ड अधिकारी इस गवर्नमेंट के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी भ्रष्ट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता ने कभी नहीं, नालायक, नकम्मी और भ्रष्ट गवर्नमेंट इससे ज्यादा कभी नहीं देखी। सर, आपने विकास की बात की कि इस सरकार की, अगर हम वर्तमान सरकार की बात करते हैं तो कोई विकास नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस सरकार कई संस्था उन्होंने बंद की, दफ्तर बंद किए, तो उन्होंने यही कहा है कि या कहें कि कर्ज घटाने जैसे जो फैसले उन्होंने लिए कि भाई ये तो हमारी मजबूरी है, ये कर्ज के कारण हमको बंद करना पड़ रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें आती है तो इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि लगातार सुक्खू सरकार की तरफ से अगर कोई भी संस्था बंद होती है, दफ्तर बंद होता है, तो वो मजबूरी के तौर पे या कर्ज के तौर पे इसको पेश कर दिया जाता है। नहीं, उसमें मेरा ऐसा मानना है, देखो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश हम सब का है, कभी हम आएंगे कभी वो आएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हमें लगता है कि वास्तव में ही अगर उसका कोई विश्लेषण होता है, उसकी कोई स्टडी होती है कि कोई दफ्तर गलत खुला है, कोई दफ्तर की ज़रूरत नहीं है या कहीं व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है, तो उस दृष्टि से अगर आप उसमें रैशनलाइजेशन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रदेश हित में उसका विरोध नहीं करती है। लेकिन हो ये रहा है कि आपने जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय के सुक्खू जी ने दफ्तर बंद किए, अलग अलग जगह स्कूल बंद किए, तहसील ऑफिस बंद किए, एसडीएम ऑफिस बंद किए, डीएसपी ऑफिस बंद किए, थाने बंद कर दिए, जो नए पुलिस स्टेशन खुले थे। लेकिन 2-3 महीने बाद आप उन्हीं की घोषणा कर रहे हैं, फिर दोबारा खोल रहे हैं उनको। फिर अगर जरूरत नहीं थी तो आपने बंद किए, लेकिन 3 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, 2.5 साल में उसकी जरूरत आपको महसूस होने लग पड़ी। इसका मतलब यह है कि जरूरत जयराम ठाकुर जी के समय पर भी जो खुले वो थी, लेकिन आपने अपने फट्टे लगाने के चक्कर में, अपने वहाँ पर स्टोन लगाने के चक्कर में आपने ये सारी चीज़ें बंद की और जब जनता का प्रेशर आए तो आप दोबारा खोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको बंद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगी। कोई उसमें हमारा ये नहीं रहता कि अब ज़बरदस्ती कोई स्कूल, कॉलेज या कोई दफ्तर खोल के रखो जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज मैं अनेकों दफ्तर आपको गिना सकता हूँ, अनेकों ऐसे संस्थान गिना सकता हूँ जो कांग्रेस के समय पर खोले गए हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे अनेकों मैं आपके ध्यान में ला सकता हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें कोसते थे कि हमने गलत किया, लेकिन आप खुद क्यों खोल रहे हैं उसकी दृष्टि से? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी को प्रदेश को कोसना, प्रदेश की पूर्व सरकार को कोसना, जो केंद्र सरकार के ऊपर हस्तक्षेप करना, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए है। लेकिन भ्रष्टाचार जब होता है तब किसी को रोका नहीं जा रहा है, किसी को कोसा नहीं जा रहा है। तो इसलिए पूरे प्रदेश का कंगाल हो गया प्रदेश। अगर हम लोग देखेंगे आपका लैंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, गोलियां कभी हिमाचल के अंदर चलती थी क्या? कभी किसी ने देखी थी? हमारे जिला के अंदर गैंगवार हो गए, बिलासपुर के अंदर हो गए, जगह जगह लोग गोलियां चला रहे हैं, लेकिन पकड़ा कोई आ नहीं रहा। ऐसे नकम्मे ऑफिसर्स जगह जगह पे लगाए हुए हैं पुलिस के अंदर, ऐसे नलायक लोग, मैं जिसको आप शब्द प्रयोग करूँगा, मैं कड़ा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन जिस आदमी को समाज हित की और लोगों के बच्चों की चिंता नहीं है, तो मैंने विधानसभा के अंदर बोला है कि आप लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिबिलिटी वाले बहुत से ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, बहुत से छोटे कर्मचारी भी होंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मैक्सिमम लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन छांट करके बेईमान लोगों को लगाया जा रहा है जो पैसा खाते हैं, छांट के प्रॉपर्टी बनाने वाले लोगों को बनाया जा रहा है, जो लीडरों को, स्थानीय लोगों को हिस्सा पहुंचाते हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके शराब भी पीते हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके अनैतिक काम भी करते हैं। तो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है मुख्यमंत्री जी ने, अगर इस तरह लोगों के बच्चों को मरवाना है, तो ऐसी पॉलिटिक्स को तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता नकार ही देगी, कोई बचेगा नहीं कोई भी इनमें से। लेकिन अल्टीमेटली आपने माहौल तो हिमाचल प्रदेश का बिगाड़ ही दिया ना, कि अवैध हथियार लेके लोग घूम रहे हैं,
अवैध शराब हिमाचल के अंदर बिक रही है, और आपका चिट्टा आपका कहाँ तक पहुंच गया आपके ध्यान में है। लेकिन छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, सप्लायर लोग हैं, इनके अपने ही डिपार्टमेंट्स के पुलिस के अधिकारी और उसके साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट्स के लगभग 60 लोग इनको टर्मिनेट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है जब विधायक लोग, लीडर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में बैठी हुई जुंडली भ्रष्टाचार कर रही है, तो हम भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो वो सारे लोग उसमें स्लिप्त हो गए तो पकड़े गए, वो अच्छी बात है, उनको टर्मिनेट किया, नौकरी से बाहर किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, अच्छे ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अच्छे ऑफिसर्स, वो चाहे डीएसपी हो, वो चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हो, चाहे उसके साथ साथ आपके डीएसपी हो, चाहे एएसपी हो, इवन आपके जो पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर के ऊपर लोग लगे हुए हैं, जब पुलिस चौकियों के अंदर लोग रहेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी देख करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के कंट्रोल होगा। वरना हिमाचल की जो जवानी है वो तबाह हो गई है। जो पंजाब का हाल हुआ है वो हिमाचल प्रदेश का हाल हो रहा है इस गवर्नमेंट के टाइम पर, और आने वाले समय में इन सारी चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो उसकी जिम्मेवार अगर को मानी जाएगी, जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार मानी जाएगी। सर, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की अगर हम बात करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति की बात करते हैं, 4-9-14 की अगर हम बात करते हैं, ये सारे मुद्दे आपकी सरकार में भी उठाए गए, ये सारे मुद्दे वर्तमान सरकार ने भी लाए। हालांकि आपकी सरकार में कुछ ऐसा हुआ था कि प्रमोशंस कुछ हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से वापस ठप है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ले लीजिए, आउटसोर्स की नीतियां ले लीजिए, जो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर क्या आप लोगों ने इसका कोई रोड मैप तैयार किया है 2027 को लेके, कि क्योंकि क्या आपको लगता है कि कर्मचारी, किसान, इन सब की नाराजगी कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालती नजर आएगी? नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी बहुत बड़ा एक आधार है हिमाचल प्रदेश का विकास करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत ही एक नाजुक प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हर बरसात के अंदर हो जाता है, हजारों करोड़ रुपए का। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, हिमाचल प्रदेश की जनता की जीवटता की अगर आपने बात देखनी हो, तो हम लोगों ने, वो कोई भी गवर्नमेंट रही, दूर दूर तक पानी और बिजली और सड़क पहुंचाने के लिए हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे लीडर्स ने भी, मैं अगर कहूँगा तो, एक विजन दिखाया पूरे प्रदेश के अंदर। बाकी प्रदेशों से बहुत चीज़ों में हम लोग आगे हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो जिसका भी जो ड्यू है वो उसको मिलना चाहिए, कर्मचारियों का जो ड्यू है उसको मिलना चाहिए। वो चाहे उनके, अगर आप लोग देखेंगे तो उनकी पेंशन टाइमली नहीं पड़ रही है, जो रिटायर्ड लोग हैं, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा, और उनके मेडिकल बिल 4-4 साल के पेंडिंग हैं। और ऊपर से जो हेम केयर योजना जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने शुरू की थी, 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज था, उसका 700 करोड़ रुपया बकाया देना हॉस्पिटल का बाकी है, तो हॉस्पिटलों ने इलाज करना बंद कर दिया। अब ना लोगों को पेंशन मिल रही है, ना लोगों के मेडिकल रीइंबर्समेंट आ रहे हैं, और ना ही लोगों को बीच में तो कई बार तो तनख्वाहें भी टाइमली नहीं मिली हैं। और आपने आउटसोर्सिंग की बात की, तो कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोग आउटसोर्सिंग की पॉलिसी बनाएंगे। इनसे को पूछने वाला है, 3.5 साल हो गया, आपने क्या पॉलिसी बनाई? उल्टा आउटसोर्सिंग की दृष्टि से बैकडोर एंट्रियां आज भी हो रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप लोग देखें, रोजगार की दृष्टि से अगर हम लोग देखें, ये बोलते थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखेंगे, हम लोग पक्की नौकरी देंगे, 60 साल की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। ऐसे वीडियो आप लोग देख सकते हैं इनके नेताओं के, जो वर्तमान में सत्ता का आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से नीचे आगे ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग पे आगे जाए। लोगों के बच्चों ने, बच्चियों ने डिग्रियां हासिल की हुई है, इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्चा, अपनी लियाकत को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इंटेलिजेंटली उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, मेहनत की, लेकिन आज उनको ट्रेन नहीं रखा जा रहा है 15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में। तो इन गवर्नमेंट से को पूछने वाला है, लीडर से को पूछने वाला है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। और मैं कहता हूँ अगर ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस की ज़्यादा समय पर रही हुई सरकारें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादातर समय पर राज किया। हमारे तो 10 साल प्रोफेसर धूमल जी रहे, 5 साल शांता कुमार जी रहे, 5 साल जयराम जी रहे, कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि हम 20 साल रहे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बाकी समय पर सभी गवर्नमेंट्स जो रही वो कांग्रेस की रही। तो उस दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे तो इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है। और हिमाचल का सौभाग्य है कि हम 2 ही पार्टियां हैं। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी बोला है कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छा कुछ हुआ है तो वो भी हम लोगों को श्रेय जाता है, अगर बुरा कुछ हुआ तो वो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और आगे के लिए सुधार करना पड़ेगा। सर, आपने क्योंकि मैनिफेस्टो की बात की थी, तो वर्तमान सरकार ने बागवानी
आयोग बनाने की भी बात की थी, एमएसपी भी तय कर लेंगे, क्योंकि अगर हम सेब की खेती की बात करते हैं या फार्मर्स की बात करते हैं तो उनको एमएसपी तय करने दिया जाएगा, एक आयोग गठित किया जाएगा। हालांकि आयोग गठित कर दिया गया, लेकिन फिर जमीनी रूप पे उसका कोई आकार नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इन लोगों के लिए? देखो, इसमें अगर हम लोग देखें तो पिछला जो चुनाव था वो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की भावनाओं का शोषण किया। वो चाहे आपका बेरोजगार लोग थे, वो चाहे महिला वर्ग था, वो चाहे किसान वर्ग था, वो चाहे अन्य जितने भी वर्ग हैं, उन वर्गों के लिए एक एक गारंटी इन्होंने निकाल करके 10 गारंटियों का एक खाका तैयार किया। उन 10 गारंटियों के बहकावे के अंदर दुनिया बह गई और अच्छी भली चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0.1% से बाहर हो गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब जनता के ध्यान में आ गया है कि सच्चाई क्या है, धरातल क्या है। उस धरातल की दृष्टि से अब जनता इनसे जवाब मांगेगी जब ये अगला चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, और हम लोग भी इन सारी चीज़ों को जनता के सामने उजागर करेंगे। वरना झूठा तो हम भी लिख सकते थे कि महिलाओं को हम लोग हर महीने पेंशन डालेंगे। भैया 25 लाख महिलाओं को आप लोग 1,000 रुपया पेंशन हर महीने कहाँ से देंगे? 21,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर चाहिए। पहले आप लोग कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। तो उस दृष्टि से इन्होंने लोगों के जन भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया, और शोषण करते हुए आज आनंद से अपना सत्ता का नज़ारा ले रहे हैं। जनता के बारे में कोई जो हम लोगों ने कहा था जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में, जो पोस्टें हम लोगों ने, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एडवर्टाइज की थी, लोगों ने फॉर्म भर दिए, उनके भी इन्होंने इंटरव्यू नहीं कराए। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को इन लोगों ने भंग करके रखा, और उनके अंदर ठीक है, इनको लगता था कोई गड़बड़ हुआ, इंक्वायरी करो, जो दोषी है उनको सजा दो। कौन सा किसी के कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार भी है तो नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी है। लेकिन सिर्फ बहाना मार करके कि उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और उसको बिल्कुल भंग कर दिया, भंग करके अपॉइंटमेंट्स रुक गई, एडवर्टीजमेंट रुक गई, और अभी 3-3.5 साल हो गए तो अब वहाँ पर पोस्टें छोटी मोटी निकलनी शुरू हुई है। तो 3.5 साल से सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद करके इन्होंने रखा। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत कम पोस्टें निकलती हैं तो 1.5 साल उनके अपॉइंटमेंट्स को लग जाते हैं, और 6-6 महीने सेक्रेटरीट में पड़ी रहती हैं। रिजल्ट निकल गया, लेटर डिपार्टमेंट को चला गया, डिपार्टमेंट उनको स्थान ही नहीं देता, उनको जगह ही नहीं देता। बोला जाता है वहाँ पर किसको रोक करके रखो, क्योंकि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं तो भैया गारंटियाँ देने के लिए हमने थोड़ा कहा था। किसने बोला था इन लोगों को कि तुम गारंटियाँ दो? क्या आज ये कोई प्रदेश से बाहर से आई हुई पार्टी थी? इतने लंबे समय तक जो पार्टी सत्ता के अंदर रही, और जो लोग आज चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिस प्रदेश के अंदर रहे हैं, जहाँ प्रदेश के रहने वाले हैं, और लंबे समय से जो एमएलए हैं, क्या इनको पता नहीं था हिमाचल की स्थिति क्या है? जब खुद सत्ता के अंदर बैठ के मलाईदार पोस्टर के ऊपर बैठ के तो रोना शुरू कर दिया कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बीजेपी ने तो बहुत कंगाल कर दिया है। तो भैया जिस समय आप लोग गारंटियां दे रहे थे तो आपको क्या लगता था कि हिमाचल प्रदेश बहुत खुशहाल है? इसका मतलब है कि आपने लोगों की जन भावनाओं को शोषण किया, और शोषण करते हुए आपने सत्ता प्राप्त की। सत्ता प्राप्त करके आज आप आनंद ले रहे हो, आपकी मित्र मंडली पूरी आनंद ले रही है। भ्रष्टाचार के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। छोटे छोटे काम भी लोगों के पैसे के बिना नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे काम भी। सर, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष सत्ता पक्ष का हम देखते आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 2022 में ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में नहीं उतर पाई, या कुछ रणनीति में ऐसी कमी रह गई? क्योंकि अगर मैं इसी में अगर ऐड करूं सर कि 2017 के विजन डॉक्यूमेंट को अगर हम आज रख के देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी जिसका असर 2022 के चुनाव में पड़ा? अगर हम 2017 के विजन डॉक्यूमेंट को रख के देखते हैं, क्योंकि कुछ तो कमी रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाई। नहीं, उसमें देखो, मैं 2-3 चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था उसको लेके हम जनता के बीच में गए, और जनता के बीच में कांग्रेस भी गई। कांग्रेस सिर्फ आने वाले टाइम में झूठे लोग लुहावनी क्या चीजें हो सकती हैं वो लेकर के गई। जनता बीजेपी के द्वारा किए हुए, चाहे 60 साल की पेंशन हर व्यक्ति को, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, हिंदुस्तान पहला ऐसा प्रदेश है जिसकी गवर्नमेंट ने हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर का कनेक्शन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के अंदर दिया, बहुत लोगों को दिया उन्होंने भी, पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को दिया। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने तो, जयराम ठाकुर जी ने तो हर परिवार को दिया। और उसी तरह से 60 साल से ऊपर जो पैसे पेंशन 80 साल से ऊपर लगती थी उसको 60 साल किया। हिम केयर योजना हिंदुस्तान में देने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश, की 5 लाख रुपए तक परिवार को एक कार्ड के ऊपर 1100 रुपए का कार्ड बनेगा, वो 5 लाख रुपए तक आपको फ्री इलाज मिलेगा, जो आयुष्मान आधार के आधारित कार्ड था।
तो इस तरह से जो सहारा योजना दी, जो बेड पे पड़े हैं 3,000 रुपया, उसको पेंशन देंगे। और ऐसे बहुत से जो चीजें थी, मैं बहुत लंबी सूची है, हम लोग वो लेकर के लोगों को गए। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम ये देंगे आपको, तो लोगों को लगा कि तो हो गया जो होना था, अब अगले वाला देखते हैं क्या होता है। तो उसके कारण जो इन्होंने बिल्कुल झूठ का परिंदा एक जनता के सामने पेश किया, उसके अंदर युवा भी बहे और उसके अंदर महिलाएं भी बह गई और उसके अंदर आम आदमी भी बह गया, जिसके कारण आज खामियाजा भुगत रहे हैं लोग, सारे के सारे लोग। सर, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, आयुष्मान की आपने बात की, तो अगर WHO का एक जो स्टैंडर्ड है वो देखा जाए, उसके हिसाब से 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हिमाचल में 3,000 पर एक डॉक्टर है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे, कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 3,000 लोगों पर एक डॉक्टर है और भर्ती अभी भी नहीं हो पा रही है डॉक्टरों की। 4 साल सरकार को ऑलमोस्ट होते नजर आ रहे हैं। अब आप कैसे इन परिस्थितियों को देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी आगे इस विषय में क्या कुछ करेगी? उसमें देखो, अगर आप लोग देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले बहुत कम सीटें होती थी MBBS में, MD में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश की गद्दी के ऊपर बैठे हैं, तब से हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस के लिए परमिशन दी गई। गवर्नमेंट्स में भी दी गई, प्राइवेट के क्षेत्र में भी दी गई। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसकी 75 लाख पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे पास 7 मेडिकल कॉलेज हैं। तो उस दृष्टि से फिर सीटें भी बढ़ाई गई। MBBS की भी देश के अंदर सीटें बढ़ी, लगभग 1.5 लाख सीट बढ़ी है पिछले 12 सालों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और इसी तरह से MD की सीटें भी बहुत सी बढ़ी हैं। अब इन सारी बातों को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक MBBS डॉक्टर बनाने के लिए आप लोगों को लगभग 6 साल लग जाते हैं, MD वाले के लिए, MS करने वाले के लिए 8-9 साल, 10 साल लग जाते हैं। तो उस दृष्टि से सारी चीज़ को समय लग रहा है। लेकिन मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग हेल्थ के क्षेत्र को, जैसा हम लोगों ने पिछली गवर्नमेंट के समय पर मेडिकल कॉलेजेस को सेंटर से एड ला करके, बिल्डिंग्स बना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, डॉक्टर की भर्तियां करके हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफ़ी हद तक उसमें सफलता प्राप्त की थी। और हिमाचल में अगर आप लोग देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए BJP ने काम किया। आज हमारी गवर्नमेंट से पहले प्रोफेसर धूमल जी की जब सेकंड टाइम गवर्नमेंट बनी थी तो एक भी हिमाचल में नर्सिंग कॉलेज नहीं होता था, प्राइवेट के क्षेत्र में या गवर्नमेंट के क्षेत्र में, सिर्फ शिमला के सिवाय। आज अनेकों नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, BSc नर्सिंग है, ANM है, वगैरह वगैरह, जो भी उसके क्षेत्र में है। तो सब लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके बच्चे बच्चियाँ आगे निकल रहे हैं। और प्राइवेट के क्षेत्र में भी बहुत से लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने हॉस्पिटल्स खोल करके। तो हिमाचल का जो, अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है और आने वाले समय में भी इम्प्रूवमेंट होगी। और भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो हम लोग और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे केंद्र सरकार के सहयोग से। जो इसके अंदर भी फैला हुआ भ्रष्टाचार है, मशीन खरीदी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है आजकल, बड़ी बड़ी मशीनें ले रहे हैं लेकिन चलाने वाले उसके लिए कोई नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी। और जो आपने भर्तियों की बात की, आने वाले टाइम में हम लोग भर्तियां भी करेंगे। वो तो हर गवर्नमेंट कोशिश करती है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसमें ज़्यादा थोड़ा मुस्तैदी से काम करती है, कांग्रेस थोड़ा अपनी मस्ती में काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को सुधारेंगे, ऐसा मैं विश्वास प्रदेश की जनता को, ऐसा BJP की ओर से दिलाना चाहता हूँ। सर, मेरा आखिरी सवाल, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसका कितना आश्वासन है, कितना भरोसा है कि इस बार तो आ ही जाएगी? 2022 में जो कुछ भूल चूक हुई, लेकिन उसको अब कमी पेशी को पूरा करते हुए कितना आश्वासन है? देखो, हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और पिछले 30 साल से हिमाचल प्रदेश की जनता ने किसी भी गवर्नमेंट को दोबारा रिपीट नहीं किया है, पिछले 30 वर्षों से। तो हिमाचल प्रदेश, हाँ, पिछली बार जरूर गवर्नमेंट से गलती हुई है। BJP की गवर्नमेंट्स जब रहती हैं तो कांग्रेस कुछ ऐसा माहौल खड़ा करती हैं जिसके कारण अच्छी भली चलती हुई सरकारें हमारी हमेशा गई है। हमारी गवर्नमेंट्स कोई काम नहीं करती थी इसलिए गई, ऐसा नहीं हम लोग कह सकते। आप कंपैरिजन करके देख लेते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट्स का, BJP की गवर्नमेंट्स का, सरकारों का, किसी भी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, शांता से लेके जयराम जी तक। तो उसके नाते पिछली गवर्नमेंट में भी इनको लग रहा था कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। हम 0.1% से हारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। 25 सीटें हमारी आई, 40 कांग्रेस की आई और 3 इंडिपेंडेंट्स लोग जीत करके आ गए। तो इस बार प्रदेश की जनता ने जो गवर्नमेंट को, कांग्रेस को एक मैंडेट दिया था अच्छे के लिए, उनको लगता था और अच्छा होगा और अच्छी स्कीम चलाएंगे, उसको मैंडेट को देखते हुए जनता आज खुद भुगतभोगी है।
कोई वर्ग ऐसा नहीं है, आप किसी का व्यक्तिगत इंटरव्यू लेंगे कमरे के अंदर तो आप कांग्रेस वाले से भी पूछेंगे तो वो क्या बोलता है आपके ध्यान में आ जाएगा, मंत्री क्या बोलते हैं आपके ध्यान में आ जाएगा व्यक्तिगत बातचीत में, एमएलए क्या बोलते हैं आपके ध्यान में आ जाएगा व्यक्तिगत बातचीत में। तो उसके नाते मैं दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि जनता के हाथ में है, लोकतंत्र है, हमें जनता पे विश्वास है, लेकिन जनता हमें दोबारा हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने का मौका देगी। सर क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? सीट्स तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन अच्छी सीट्स भारतीय जनता पार्टी लेकर के जाएगी और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी। और जब केंद्र का सहयोग और आशीर्वाद हमारे पास होगा तो जो कमियां कांग्रेस की गवर्नमेंट में जनता को नजर आ रही हैं वो हम लोग केंद्र से सहयोग लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल की जनता को जैसे हमने पहले अच्छी गवर्नमेंट्स दी हैं, अच्छा शासन दिया, लैंड ऑर्डर को ठीक रखा है, विकास को आगे बढ़ाया है, रोजगार को आगे बढ़ाया है, प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को हम लोगों ने मजबूत किया है, टूरिज्म को हमने मजबूत किया है, पावर सेक्टर को हमने मजबूत किया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने मजबूत किया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग आने वाले समय में और भी इन चीज़ों को मजबूत करेंगे और नए नए आयाम नौजवानों के लिए नौकरियों के ढूंढ के निकालेंगे। तो ये थे सतपाल जी। अब 2027 विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा।